नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी से। संजीव जी, आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज़ में। 10 साल से आप विधायक हैं। बुराड़ी की तस्वीर बदलने आए थे, कितनी बदली? चूंकि चुनाव लोकसभा का भी है, बैक टू बैक विधानसभा का भी है। देखिए, मुझे लगता है कि जब मैं 10 साल पहले आया था तो बुराड़ी की डेवलपमेंट की तस्वीर ही कुछ और थी। अनाथाइज कॉलोनी में जब भी जाते थे तो सभी, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, अनाथाइज कॉलोनी में हम पैसे नहीं लगा सकते, ये एक आम धारणा थी। और अनाथाइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भीड़ बना करके केवल वोट के लिए उपयोग किया जाता था कि नेता आते थे, भीड़ में उनको बारी गाड़ी में बैठाया, अपने बड़े नेता के पास ले गए, देखो हमारे पास ये जनसमूह है, और फिर उसका काम नहीं होता था तो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आज जितने भी 2015 से पहले जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी हैं, उस सभी कॉलोनियों में हमने वो सारे बेसिक अम्यूनिटीज, ना केबल, पानी, गैस, सीवर, सड़क, नाली, सब का हमने निर्माण किया। कब पहले कोई एक काम, एक कोई सड़क बना दे तो नेताजी उसके लिए बड़ी बड़ी रैली करके, बड़ी बड़ी बैठक करके, बड़े बड़े भाषण देते थे। आज के दिन अगर मैं सभी को काउंट करूं तो कम से कम 16 से 17 हजार गलियां हमने इस 5 साल में अलग अलग टाइम में बनाए हैं। मुझे लगता है कि लोग पानी की पाइपलाइन को लेकर लोग कहते थे, लोग सड़क को लेकर कहते थे, सीवर को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। लोग लगता था सीवर अर्थात कॉलोनी में संभव ही नहीं है। हमने उस काम का भी बीड़ा उठाया, हालांकि उसमें परेशानियां बहुत आई और आज भी आ रही है कि जगह जगह खुदा हुआ। गैस का लाइन कभी कोई सोचता नहीं था, आज गैस का लाइन 60% कॉलोनियों में गैस के लाइन बिछ रहे हैं, बाकी जगह बिछ रहा है तो सड़कें खुद रही हैं, तो लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। लेकिन संजीव भाई, जिस तरह से अनधिकृत कॉलोनियों का पहले भी था बुराड़ी में, लेकिन जो संख्या इन दिनों बढ़ी है, लोग कह रहे हैं कि अभी जो स्थितियां हैं, सभी गलियां खुदी हुई हैं। इस अभी की स्थिति में तो वाकई बुराड़ी की अनधिकृत कॉलोनियां सबसे ज़्यादा परेशान है। वहाँ के लोग, जगह जगह खुदा हुआ है, तस्वीर बहुत बुरी है। हाँ, मैं वही कह रहा था कि जब कोई आप ना काम करो तो कोई परेशानी नहीं है, काम करो तो कई तरह की परेशानी है। किसी ने बड़ा अच्छा, मैं एक बंगाली कॉलोनी हमारे यहाँ है, तो लोगों ने कहा कि देखिए सर, ये काम तो, पर काम का आतंक कह लीजिए इसको, इसलिए कि इस काम से हम बहुत परेशान हैं। तो एक व्यक्ति में देखा, दुकानदार था, दुकानदार चल के आया, बोला है शुक्र है कि संजीव जी के समय काम का आतंक है, लूट का आतंक तो नहीं है ना। तो वही है कि जब आप काम करते हैं, अब देखिए एक ही टाइम में गैस का लाइन बिछ रहा है, सीवर का लाइन बिछ रहा है, बिजली की लाइन कई जगह, केबल कई जगह अंडरग्राउंड हो रहा है। तो होता क्या कि हम सड़क बनाते हैं, खोद देते हैं। अब खोद देते हैं तो जब तक सारा काम नहीं होगा तब तक हम उसको बराबर करके नहीं बनाएंगे, जो कितनी बार आप खोदेंगे। तो हम फिर इंतजार करते रहते हैं। उस इंतजार में कई बार वो समय 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का होता है। बीच में 2 साल कोरोना भी आ गया, जिस कोरोना में सारा काम ठप रहा। फिर पैसे की दिक्कत आने लगी सरकार के पास कि पैसे उतने नहीं है। उसके बाद फिर केंद्र सरकार की इंटरफेरेंस, अब डीडीए के कारण केंद्र सरकार की इंटरफेरेंस ठीक है बहुत संजीव बड़ी भाई, है। एक चीज और देखने को मिला है कि शीला दीक्षित जब सीएम थी, तो उस समय जल बोर्ड की पानी से लोग नहा भी लेते थे, कपड़े भी धो लेते थे। अब स्थितियां ये हैं कि न पानी कपड़े धोने लायक है, न पीने लायक है। स्थिति बहुत बदतर है। यहाँ तक कि बिजली, जो पानी और बिजली आपका यूएसपी है आपकी गवर्नमेंट का, बिजली में भी तमाम स्टेब्लिश कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए डीडीए का एनओसी लेना पड़ता है। मैं तभी कह रहा हूँ, ये पिछले 1 डेढ़ साल से मैं देख रहा हूँ कि केंद्र सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जनता का काम ना हो। मसलन आप कह रहे हैं बिजली, अब बताइए डीडीए का क्या रोल हो सकता है कि डीडीए से एनओसी लेंगे? तो इसका मतलब दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आपको काम रोकने की आपकी वो मंशा है, या कोई लूट खसोट की मंशा है। एक बात। दूसरी बात कि इस 10 साल में लगभग हमने 4,500-5,000 किलोमीटर हमने पाइपलाइन बिछाया। अब पानी तो उतनी ही है जितना 93 में पानी था, आज भी उतने ही पानी है। पॉपुलेशन अब देखिए लगभग 5 लाख वोटर हो गए यहाँ पे, तो पॉपुलेशन लगभग 10 से 12 लाख का पॉपुलेशन हो गया। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो पानी आज से 10 साल पहले लोगों को मिल जाता था, उसमें कमी, चूंकि उसी पानी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ जाने के बाद कई बार जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई है। तो अब पूरे फिर पाइप, एक बार ऐसा भी आएगा कि मैं पूरे पाइपलाइन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब अभी पहले पाइपलाइन बिछा भी तो वो 1,00,000-2,00,000 पॉपुलेशन को देखते हुए मिली, जो पॉपुलेशन 10 लाख हो गया है। तो पानी की जो वॉल्यूम है, जो पाइपलाइन की वॉल्यूम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सब को ठीक, अभी हम हाइड्रोलिक सर्वे करा रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का कि हमारे एक्चुअली डिमांड क्या है, कितने वॉल्यूम की पाइप होनी चाहिए और किस तरह से हम घर तक पानी पहुंचाएंगे। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं पानी बढ़ाने को लेकर के।
एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम किस तरह से जो जल बोर्ड का जो ग्राउंड वाटर है उसको हम कितना निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी अब कई बार हरियाणा से आने, हमारे पास हिमाचल से डील हो रही थी, वो भी अब नहीं हो पा रहा है, यूपी ने मना कर दिया, तो दिल्ली को पानी तो चाहिए, तो वो उसमें थोड़ी दिक्कतें जरूर है, क्योंकि वो ऐसा जिसका जो हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो संत नगर बुराड़ी का आत्मा एक ही मार्केट है कमोबेश, संत नगर मेन मार्केट, वहाँ से भी जो व्यवसायी हैं और जो वहाँ लोग रहने वाले हैं बाजार के आसपास, वो भी पलायन के लिए मजबूर हैं, बहुत स्थिति खराब है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1.5 से 2 महीने और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सीभर बिछ रहा है, उससे बहुत परेशानी हो रही है, कम्यूटर्स को भी परेशानी हो रही है, लोग जो आ जा रहे हैं उसकी भी परेशानियां हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि काम वार्ड लेवल पे हो, लेकिन ये ऐसा टेक्निकल काम है जिसमें आप जल्दी करके काम नहीं पूरा कर सकते। तो उसको जो टाइम लेना है वो अपना टाइम लेगा। कई बार फिर 30 फुट नीचे पाइपलाइन बिछ रहा है, तो कई बार नीचे कई सारी ऐसी समस्याएं जाती हैं जो हम पहले से उसको हम एज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ी, तभी मैंने कहा थोड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन एक बार अगर ये पाइपलाइन बिछ गया, सीवर लाइन बिछ गया, सबसे ज़्यादा फायदा अंतराज कॉलोनी में ये होगा कि एक लेवल फिक्स हो जाएगा। फिर हर बार जो आपको अपना मकान उठाना पड़ता है या नया एक मकान नीचे को मकान नया बनाना पड़ता है, उससे आपको राहत मिल जाएगी, जो मुझे लगता है अंतराज कॉलोनी में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी राहत। जिस तरह से बुराड़ी में अनधिकृत कॉलोनियों की तादाद बढ़ी है, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव होना लाजमी भी है, इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, ये मैं अनथराइज कॉलोनी नया बस मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई ठोस प्लान डीडीए का है नहीं। इसको लेकर मैं कई बार मीटिंग एलजी साहब से भी कर लिया, डीडीए वीसी से भी कर लिया हमने, कि इसका कोई ठोस प्लान हो कि अब अनथराइज कॉलोनी इसके बाद नहीं बढ़ेगा, नया नहीं बढ़ेगा। उल्टा क्या होता है कि जब बन जाता है, लोग रहने लगते हैं, वहाँ के बोर्डर आकर तोड़ने लगता है। मैं उसके भी खिलाफ हूँ कि अगर कोई बस गया तो फिर आप उसको, अभी भी मान लीजिए जितना बैरन लैंड है, एआई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ड्रोन से बम तो गिरा सकते हैं, ड्रोन से देखता हूँ अभी आंसू के गोले छोड़े जा सकते हैं, उसी ड्रोन से क्यों नहीं एरिया मैप किया जा सकता है कि आप ये बैरन लैंड है, उसको देख लो और उसको रेड जोन कर दो, यहाँ अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ तो, और उसको आप तो रोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप तो सैटेलाइट से घर टीवी बैठे बैठे कंप्यूटर बैठे बैठे देख सकते हैं कि मकान बना या नहीं बना, बड़ा आसान है। लेकिन वो अब इसमें अधिकारियों की मिली भगत है। संजू भाई, एक लंबे अरसे से बुराड़ी में ये लोगों का कहना है, आरोप भी लोग लगाते हैं कि आप विधायक बने तब से बुराड़ी 100 फुटी से सारे बस स्टैंड का उन्मूलन हो गया है, लोग अभिशप्त हैं धूप और पानी में खड़े होने के लिए। देखिए, अभी भी हमने प्रॉब्लम ये है कि पिछले 3 साल से भी हमने एमएलए फंड दिया था 11 बस स्टैंड को बनाने के लिए। पहले ये था कि सरकार बनाएगी, तो सरकार पीपीपी मॉडल पे बना रही थी कि रेवेन्यू मतलब आप बनाएंगे, अपना एडवर्टीजमेंट लगाइए और बना दीजिए। तो 2-3-4 साल उस पर चलता रहा। फिर जो हाई प्रोफाइल एरिया है वहाँ तो बना दिया उन्होंने, पर जो अर्बन एरिया है, जो रूरल एरिया है, अर्बन में तो बन गया, रूरल एरिया में लोग नहीं, क्योंकि रेवेन्यू में सोचता है कि उस तरह का बेनिफिट नहीं है, तो फिर हमने एमएलए फंड दिया। अब अभी पता चला आज से 4 महीना पहले कि हमें उसने भी डीडीए का एनओसी लेकर के आओ। डीडीए नहीं होगा, क्या हो गया? जहाँ कहीं भी काम रोकना हो डीडीए किस लिए लगा दो कि डीडीए हमारे पास नहीं है, और फिर उस पर गंदी राजनीति होने लगती है। तो कई चीज़ें दिल्ली में इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो गंदी राजनीति के शिकार हो गया, डिपार्टमेंट भी शिकार हो गया। अब देखिए ना, कोई भी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास नहीं है, एक भी ऑफिसर मुख्यमंत्री कंट्रोल में नहीं है। एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और अधिकारी उनके पास, तो फिर अधिकारी के थ्रू होता है ना, अधिकारियों पर कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। भ्रष्टाचार की बात है संजीव भाई, एक चलते चलते एक लास्ट सवाल मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से शीला दीक्षित सीएम थी, उस समय टॉप लीडरशिप उनके जो करप्शन में एक्सपोज हो रहे थे, कमोबेश वही तस्वीर आपकी पार्टी को लेकर भी है। आपके भी नेता कई जो हैं वरिष्ठ नेता हैं, सेकंड लीडरशिप जो है वो जेल में है, कई करप्शन के चार्जेज हैं। उस पर आप क्या कहेंगे कि एक समय जो है एक बाउंस बैक है आपके लिए, जिस करप्शन को लेकर आप सत्ता में आए थे वही करप्शन आपको घिरने लगा? देखिए, दोनों में बारीक फ़र्क है। पहले के जो लोग करप्शन में शामिल थे उनके पास एसीबी रेड किया तो उनके पास कुछ मिला। हमारे नेता का, अगर एक मनीष सिसोदिया जी का बात करूं खाली, तो 500 से ज़्यादा जगह पर लगभग 1000 ऑफिसर छापा मार चुका है। कहाँ कहाँ पता नहीं, अमेरिका ब्रिटेन पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, 1 रुपया नहीं मिला। और देखिए 2 साल हो गए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। दुनिया में एकमात्र ऐसा केस होगा, 60,000 पेज का चार्जशीट बन चुका है, लेकिन अभी तक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। और उसी एक ही केस के 2 एजेंसी जांच कर रही है, सीबीआई
और पीएमएलए एक्ट में जांच हो रही है, ईडी जांच कर रही है। सीबीआई सब में सभी की सभी सबको बिल मिल गया, ईडी में बिल नहीं मिलता, क्योंकि ईडी में बिल मिल ही नहीं सकता। ईडी को सरकार ने मॉन्स्टर बना दिया, ये बड़ा खतरनाक है। आज सरकार इनकी है, कल दूसरी की होगी, तो ये सब भी जलने बंद हो जाएंगे। ईडी अगर आपके घर आ जाए तो आपको जलने बंद कर सकता है, तो इतना पावर कर दिया। ये ईडी जो स्टेब्लिश था, ये शीला दीक्षित के समय में आपको एड्रेस नहीं कर पाए, या वो एड्रेस नहीं कर पाई आपको? ईडी जरूर प्रधानमंत्री जब वाजपेयी जी, तो उन्होंने सोचा था, कांग्रेस ने इसको बनाया, और भाजपा की सरकार वो मॉन्स्टर बन गया, उसमें तमाम अमेंडमेंट करके इतना पावरफुल बना दिया ईडी को कि ईडी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब तो अगर मान लीजिए आपके घर में जांच करे, अगर 2 लाख से ज़्यादा कहीं घर आपके घर में मिल जाए, तो आपको ईडी जाके बंद कर सकता है, और आपके पास कोई तरीका नहीं है बिल लेने का। आप चाहे तो सालों साल लग सकता है, जब तक वो ट्रायल शुरू ना करे। तो वो ईडी नहीं, ईडी एक मॉन्स्टर बना दिया जो केवल बदला लेने के लिए है, डराने की एजेंसी है, हो गई है, वो कोई जांच की एजेंसी नहीं रही है। तो जहाँ जहाँ सीबीआई जब फेल हो जाती है तो फिर ईडी आता। अब हमारे जितने भी नेता का नाम लीजिए, सब पे पहले सीबीआई जांच हुई, सीबीआई में बेल मिल गया। मनीष जी की बात करते हैं कि मनीष जी जेल गए और 20 दिन के अंदर सीबीआई ने बेल दे दिया, और ईडी आज तक बेल नहीं दिया। तो ईडी किसी केस में बेल किसी को देता ही नहीं है, वो लंबा केस चलता रहेगा, 2 साल 6 साल 6 महीना 1 साल, डिपेंडिंग अपॉन कितना। अब मान लीजिए ट्रायल शुरू होगा, 60,000 पेज का ट्रायल है, 100 के करीब गवाह हैं, अब समझिए तो 20 साल में लिंक होने वाला है। तो अगर आप ये कह देंगे कि ट्रायल कंक्लूड होने के बाद बेल मिलेगा, तो कभी बेल मिलेगा ही। ठीक है, अभी सत्र चल रहा है, सत्र में हमेशा मुझे लगता है कि आप बुराड़ी की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं, चाहे सुरेंद्र कॉलोनी का मामला हो, शक्ति इनक्लेव का मामला हो, और राहत भी आपने दिलाई है। और अभी हालिया में आपने डीडीई की मनमानी को लेकर भी मामला उठाया था। इस बार कुछ जहन में है, चूंकि सत्र ऑनगोइंग है? हाँ, बड़ी सारी समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, जो जिस तरह से लोगों को बिजली डीडीए नहीं दे रही है। अनऑथराइज कॉलोनी में अब डेवलपमेंट में कह रहे हैं कि आपको डीडीए परमिशन, मुझे मान लीजिए सड़क बनवाना है अपने एरिया में, तो मैं डीडीए से एनओसी लेना पड़ेगा, और परमिशन लेने की कोई प्रोसीजर ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब एमएलए फंड से डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि किसी की बिजली नहीं लगेगी। तो ये सारी समस्या, अनऑथराइज कॉलोनी नया ना बने, हम उसके भी खिलाफ हैं, लेकिन जो बन गया है वो उस बुलडोजर ना चले, हम उसके भी खिलाफ हैं। तो ये सभी मुद्दे जो बुराड़ी के लोगों के लिए हैं, ये सभी मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। अब देखिए, एलजी साहब एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। देखिए, जनतंत्र में क्या कहता है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि उस क्षेत्र का आवाज बनता है, और कोई भी काम में उस प्रतिनिधि के संज्ञान में लेकर आप काम करेंगे। एलजी साहब अपने डीएम के जरिए, क्या ही पता है, अगर डीएम ही काम कर लेता तो फिर विधायक बनाने की क्या जरूरत थी, ये सरकार बनाने की क्या ही जरूरत थी। तो एलजी साहब एक पैरेलल तंत्र चला रहे हैं, जिससे क्षेत्र का बड़ा नुकसान हो रहा है, और अधिकारी फिर आंसरेबल हो गया एलजी के लिए। हमारे पास जनता रोज आती है, एलजी से कहाँ जनता मिलेगी, डीएम कौन जनता से मिलेगा। तो मिला जुला के ये सारा अधिकार जनता का छीना जा रहा है। तभी अरविंद केजरीवाल जी ने हाउस में कहा भी है कि अब तो ये भी कह रहे हैं कि अगली बार विधानसभा खत्म कर देंगे। तो हम लोगों को जाके इस बार वोट मांगते हैं, जो ये जरूर कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वोटिंग राइट छीन जाए, तो आप लोकसभा में भाजपा को वोट करो, जो तो कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे तो हम राज्य विधानसभा खत्म कर देंगे। तो फिर लोग 1993 से पहले जो परेशानी मेट्रोपॉलिटन के टाइम में होती थी, उस परेशानी को लोगों को पता होता, नए जनरेशन लड़कों को ना पता हो, लेकिन 93 से पहले जो लोग थे कितनी परेशानियां होती थी, वही परेशानी फिर दिल्ली वालों को होने वाला है। तो मुझे ये लगता है कि इन सब बातों को लेकर हम सदन में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातचीत कर रहे थे स्थानीय विधायक और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव झा से। फिर किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।